कोरोना वबा के चलते फरीज़ाए हज पर बड़ा असर पड़ा था। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से सफरे हज पर पाबंदी थी, लेकिन अब कोरोना की कमी के चलते हज 2022 की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज मुंबई के हज हाउस में मरकजी वजीर बराए अक़लियत अमूर मुख्तार अब्बास नकवी सफरे हज 2022 का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मुंबई हज हाउस में सुबह 11:30 बजे प्रोग्राम का इनकाद होगा। प्रोग्राम में कोरोना प्रोटोकॉल, सफर हज की शराइत और खर्च वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। मरकजी सरकार पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हज 2022 पर जाने वालों के लिए कोरोना टीका लेना लाजमी होगा और कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल अमल करना होगा। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, 11:30 बजे मीटिंग होनी है और ये माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता सफर हज के हवाले से ऐलान किया जाएगा। आज का दिन काफ़ी अहम होगा, खास करके हिंदुस्तान के मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार था पिछले 2 सालों से हज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसे लेकर एक अच्छा पहलू साफ तौर पर नहीं जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद याकूब शिखर जी हैं, जो हज हाउस के CEO भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, किस तरह से आज लोगों की एक उम्मीद है, खासकर पिछले 2 सालों से हज नहीं हो पा रहा है, तो आज उम्मीद लगाई जा रही है कि हज होगा, तो किस तरह की चीज़ों को यहाँ पे सामने लाया जाए? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार हज कामयाबी के साथ किया जाएगा। पिछले 2 सालों से नहीं हो सका, रीज़न बिहाइंड कि कोविड का इशू रहा है। आज मंत्री महोदय आने वाले हैं, 11:30 बजे तक उनकी आमद हो जाएगी और 11:45 में मंत्री महोदय औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। पिछले 2 सालों से अब तक लोग हज पे नहीं जा पाए, कई तरह की चीज़ें उनको दिक्कतें आ रही थी, तो किस तरह से आसान किया जाएगा चीज़ें? आसान तो नहीं, मैं कहूँगा कि इसे एहतियात के साथ किया जाएगा, चूँकि कोविड का सिनेरियो है और उसमें चूँकि आप जानते हैं एक ग्लोबल फिनोमेना है, उसके लिहाज से जो भी एहतियाती ज़रूरियात होंगे वो हम पूरे करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगे, पाबंदियाँ भी होंगी, नियम और शर्तों का भी को रहेगा, तो इनके साथ साथ जो भी औपचारिकताएँ होंगी उन्हें पूरा करते हुए इसे कामयाबी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोगों को अगर आवेदन करना होगा, किस तरह से लोग हज के लिए अपनी चीज़ों को सामने ला सकते हैं? अगर किसी को हज करने के बारे में पता नहीं है, अगर वो जाना चाहते हैं, तो किस तरह से जा सकते हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया और मंत्री महोदय के निर्देश जो हैं उसके हिसाब से हम इस बार की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करेंगे। हज का जो भी आवेदन आएगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आएगा। उसके लिए हज कमेटी के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और हज कमेटी का एक हज ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने मंत्री महोदय ने जिस तरह से इसको बहुत ईजी करने के लिए कहा कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और इतना आसान होना चाहिए कि हज ऐप इन योर हैंड, ये हमारा कॉम्पेन है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और सारी प्रक्रियाएं उसी पे हो जाएंगी। आवेदन देने से लेके जो धन वगैरह देना होता है उसको, वो सारी चीज़ें उसी पे उपलब्ध हैं। तो पूरी तरह से इजी किया गया है और डिजिटलाइज किया गया है। दूसरे देशों को कहीं ना कहीं एक बार फिर उम्रा के लिए अनुमति दी गई, इंडिया के लिए नहीं दी गई थी। लगता है कि अब किस तरह से वहाँ पे भी शुरुआत हो जाएगी? देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया का डिस्क्रिप्शन है, वो इसे सुनिश्चित करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। अब मेहराम को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, खास करके महिलाओं के लिए? ये अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको सूचना दे दूं कि ये माननीय मंत्री महोदय के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है कि पहली बार जो अब तक कभी नहीं हुआ, महिलाओं को बिना महरम जाने की इजाज़त मिली और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। इस बार भी हम लोगों ने जो कोशिश की है उसमें ये है कि जो भी महिलाएं इसके लिए आवेदन देंगी उनसे प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो हज का एक फॉर्म का प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो नहीं ली जाएगी और उनको तमाम सहूलियात दी जाएंगी ताकि वो अकेले हज कर सकें। शुक्रिया। ये CEO थे हज हाउस के, जिनका साफ तौर पे कई तरह की जो सुविधाएं हैं, किस तरह से हज किया जा सकता है, क्या उम्मीदें हैं, ये इस बारे में जानकारी दे रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ पे यानी कि 11:30 बजे के करीब जो मंत्री महोदय हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो पहुँचेंगे और एक अधिकृत घोषणा करेंगे। लेकिन इस बार भी लोगों में एक साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है कि पिछले 2 सालों से उनकी जो कोशिशें थी हज पर जाने की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे वक्त में इस तरह से हज हाउस या फिर जो इस विभाग से जुड़े लोग हैं, उनका मानना है कि पूरी तरीके से, यानी कोशिश ये होगी कि 100% जो लोग हैं वो हज पर जा सके, इस तरह की पूरा प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल वसीम, और 2 साल बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ, सफर हज पर जा सकते हैं, काफ़ी खुशी की बात। आपका बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ आपके साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 सरबराही इजलास के बाद अगले 2 दिन बरतानिया के ग्लासगो में रहेंगे। वजीर आजम ग्लासगो में मुनक्किद होने वाली आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस, जिसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है, कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और COP26 से खिताब भी करेंगे। उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस कॉन्फ्रेंस से दस्तबरदारी के बाद जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबो हवा की तब्दीली के मसले पर रहनुमाई की, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में सभी की नजरें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। ग्लासगो पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। हिंदुस्तानियों से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में शिरकत के लिए स्कॉट्स इवेंट कैंपस जाएंगे। पीएम मोदी वहां इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए सरगर्मियां तेज होती जा रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खवातीन के लिए मंशूर जारी किया है। मंशूर में तालिबात को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। वहीं सरकारी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर का भी वादा किया है। साथ ही हर घर के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 40% सीट देने का भी वादा किया है। मुल्क में कोरोना के 12,514 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 251 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 12,000 से जायद मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में आज 248 दिनों के बाद सबसे कम 1,58,817 एक्टिव मामले बाकी हैं। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से जायद मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ टीकाकारी मुहिम के तहत 106 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स माफिया की पुष्ट पनाही करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई नाम गिनवाए जिनकी सरपरस्ती का देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम आयद किया है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक के ताल्लुकात पाए जाते हैं। दीपावली त्यौहार के बाद इन बातों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र वो तय करता था और पूरी तरह से उगाई उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड। हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। आसाम के द्रांग जिले के बीसीमारी में कल एक हादसे में 5 यूट्यूबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। यूट्यूबर्स स्विफ्ट डिजायर में सफर कर रहे थे। स्विफ्ट डिजायर एक ट्रक से टकरा गई। कार में कुल 8 अफराद सवार थे।
तीनों जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन में फरीदुल इस्लाम, आज़ाद अली, इब्राहिम अली, मंजूरा बेगम और सानिया अख्तर के नाम शामिल हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 19 माह के बाद आज से पहली से 8वीं जमात तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। ताहम स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इस दौरान कोई भी स्कूल वालिदैन पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं डालेगा। ऐसे में वालिदैन अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की जानिब से भेजे गए गूगल फॉर्म पर रजामंदी का लेटर स्कूल में जमा कराना होगा। दर हकीकत गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 1 नवंबर से तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने का हुक्म जारी किया गया था। साथ ही DDMA की तरफ से दिए गए हुक्म में कहा गया कि स्कूलों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि क्लास में हाजिरी 50% से ज्यादा न हो। थर्ड में 1.5 साल बाद स्कूल आ रही हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। आपने मिस किया स्कूल को इतने दिन? हाँ। क्या कुछ स्कूल से जुड़ी यादें थी जो आपको लगता था ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहा है? फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे थे? हाँ। आज किस क्लास में हो? 2 में 2B में हो। इतने दिन बाद स्कूल आ रही हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद आपने स्कूल को मिस किया? क्या कुछ करोगे आज स्कूल में? पढ़ाई। ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, आज आप स्कूल आए हैं, अपने टीचर से मिलेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत ज़रूरी था बच्चे का स्कूल खुलना, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ लेते हैं वो घर पे उतना नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चे को उतना केयर नहीं मिलती, घर पे सुनते ही नहीं है बच्चे। अब स्कूल आ गए तो बच्चे को थोड़ा अच्छे लगने लगे। मेरी एक बड़ी लड़की है 10वीं में, वो भी आती है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि आज हम इतने दिनों के बाद स्कूल आए हैं एंड मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें हम टीचर से भी बात कर सकते थे। देखिए, एक तो बच्चे को जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और सारे बच्चे उसमें भी खुशी थे। मैडम से भी सारे से बातें हो रहे थे कि और इतने दिन के बाद स्कूल खुली हुई है, इसमें भी बच्चे लोग भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं। अभी तो सही है, स्कूल खुलना ही चाहिए था। बच्चों को संभाल के अपना सैनिटाइजर वगैरह लेके भेजना चाहिए था, मास्क लगा के। स्कूल बंद होने के कारण बच्चे खाली घर पे पढ़ाई तो करते नहीं थे सही से, बस बैठ खेलते रहते थे। कितना भी क्लास चलती थी लेकिन करते नहीं थे। देश की राजधानी दिल्ली में आज से सभी क्लासों के स्कूल खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में खड़े हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं, स्कूल की तरफ से उनके वेलकम के लिए बोर्ड पर भी लिखा गया है वेलकम बैक। करीबन 19 महीने के बाद आज एक बार फिर छोटे बच्चे भी स्कूल में पहुंचे हैं और उनके खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि वो किस तरीके से खुश है, क्योंकि लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुले, वो अपने स्कूल में जाएं, अपने टीचर्स से मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले। तो हम भी क्लासरूम में पहुंचे और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कोविड-19 के चलते लंबे समय से बच्चे घर पर बैठे हुए थे। तो साक्षी, कैसा लग रहा है स्कूल में आप आए हो और कितने दिन से इंतजार कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे? बहुत दिन से। अच्छा लग रहा है स्कूल आके। क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? कि हम इधर आए हैं तो अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं और यहाँ अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। यही अच्छा लग रहा है। बहुत ही दिन के बाद स्कूल खुल रहा है और इसलिए अच्छा लगा। अच्छा, जब आप स्कूल आ रहे थे तो आप सैनिटाइजर की बोतल लेके आए हो, मम्मी ने कुछ समझाया था? यस, मम्मी ने बोला था कि दूर रहना और किसी से मिल बांट के, किसी से लंच वंच नहीं करना है और सैनिटाइजर 5 मिनट पे लगाना है। पेरेंट्स ने भी बच्चों को समझा के भेजा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका खास ख्याल रखें। सैनिटाइजर भी बच्चों को लेकर भेजा है। स्कूल खुल गए। स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल हैं सुनीता जी, वो भी हमारे साथ हैं। मैम, एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी डिफिकल्टीज ज्यादा आती हैं और अब चूंकि स्कूल खोल दिए गए हैं तो किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को आप लोग फॉलो करवाएंगे? बिल्कुल, हम प्रोटोकॉल गेट से ही हमारा फॉलो हो गया था।
बिल्कुल एंट्री गेट पर सैनिटाइज़र हमने रखा था। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद बच्चे एंटर करे हैं। यहाँ पर क्लास टीचर, इनकी रुचि का मैम है, उन्होंने वेलकम करा है। बच्चों से इंटरेक्ट करके ये पता किया है कि इस 19 महीने में उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो उन्होंने नहीं फेस करी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं स्कूल अटेंड करने में। अटेंड तो वो वैसे भी कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस। तो पेरेंट्स से भी कंसेंट लेटर्स आप लोगों की तरफ से लिए गए हैं? बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि कंसेंट लेटर के बाद ही बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। हर एक का कंसेंट लेटर मैडम के पास है। पूरा फॉर्मेट जो DDMA की गाइडलाइंस है और जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस है वो सारी हम फॉलो। 19 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे तो खुश हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे फिर एक बार मतलब क्लास जो है वो बच्चों से ही रोशन होती है? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बच्चों से ज़्यादा शायद मुझे खुशी है। हमारा जो स्कूल था ना, बच्चों के बिना बिल्कुल बेजान हो गया था। उनका शोर, उनकी खिलखिलाहट, ये सब हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जैसा कि बड़े बच्चे तो काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जैसा ही हम देख रहे थे और हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, हमारे बच्चे पता नहीं कब आएंगे, यहाँ धूप में आकर खेलेंगे, साथ में बैठेंगे, हंसेंगे। और ये सब जो है हमारे जो स्कूल है ना, अब वो फिर से खिल उठा है बच्चों के आने से। मैं बहुत खुश हूँ, बच्चों को देख के मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। तो 19 महीने के बाद स्कूल में बच्चों के आने से जो रौनक लौटी है, क्योंकि दिवाली का त्योहार है और बच्चे भी स्कूल में पहुंच चुके हैं, तो टीचर्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और आने वाले समय में जिस तरीके से बच्चे लंबे समय से स्कूल से दूर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल को मिस कर रहे थे वो अब मिस नहीं करेंगे। दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी खुशियां हैं, उनको शेयर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल के इस विज्ञापन में 2010 में सुर्खियों में छाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को विषय बनाया गया। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। घोटाले की आंच तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा तक पहुंची तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजा समेत कई अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में सभी अक्यूज्ड को अदालत ने रिहा कर दिया। कानपुर में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जीका वायरस के 6 मरीज सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे मामले से इंतजामिया हरकत में आ गई है। जीका वायरस के मामले कानपुर के चेकड़ी इलाके में सबसे ज्यादा हैं, जहां 4 खवातीन एक दिन में जीका वायरस का शिकार हुई हैं। कानपुर में 22 तारीख को पहला जीका वायरस मिला था, लेकिन अब ये तादाद 10 तक पहुंच गई है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि घरों में पानी जमा न होने दें। अदाकार रजनीकांत को जुमेरात को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रजनीकांत के अस्पताल में दाखिल होने के बाद मद्दाह काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब अदाकार के मद्दाहों के लिए एक अच्छी खबर है। रजनीकांत को इतवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हाल ही में उनके दिमाग में खून की रुकावट के मसले की वजह से सर्जरी की गई। वाज़ेह है कि रजनीकांत को 28 अक्टूबर को ख़राब सेहत की वजह से शहर के कावेरी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और जुम्मे को उनका ऑपरेशन कराया गया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।